हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे चिंतन के बारे में। दोस्तों, आपके सिलेबस में दिया हुआ है बालक किस प्रकार चिंतन करते हैं, किस प्रकार चिंतन बालकों में होता है या चिंतन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि चिंतन क्या होता है और चिंतन को लेकर किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषाएं दी है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधी सीधी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है। उसके बाद अपन देखेंगे कि चिंतन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप का चिंतन हो सकता है, और उसके बाद देखेंगे कि चिंतन के क्या क्या स्टेप हैं, कौन कौन से चिंतन के सोपान हैं, चिंतन की क्या विशेषताएं हैं और बालक किस प्रकार चिंतन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है बालक किस प्रकार चिंतन करते हैं, इसका कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। और लास्ट में अपन मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि रीट एग्जाम में चिंतन को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो चिंतन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चिंतन ये जो शब्द है, चिंतन शब्द को देखकर सुनकर अपने दिमाग में एक और शब्द आता है, वो है चिंता। चिंतन को देखकर आता है चिंता, ये शब्द भी अपने दिमाग में आता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि चिंतन अलग है और चिंता अलग है। कहते हैं कि चिंता ही चिता का रूप है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो धीरे धीरे चिता में बदल जाता है, लेकिन चिंतन इसका विपरीत है। चिंतन जो होता है वो एक समस्या के समाधान को लेकर होता है। आपके सामने कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप जो भी सोचना प्रारंभ करते हो वो ही चिंतन है। तो चिंता अलग विषय है, चिंता अलग शब्द है और चिंतन अलग है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चिंतन थिंकिंग, जिसको इंग्लिश में थिंकिंग बोलते हैं, वो ही चिंतन है। आगे इसमें देखते हैं कि चिंतन के अर्थ में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के सामने कभी कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में वह किसी भी समस्या का समाधान करने के उपाय खोजने या सोचने लगता है। तो इस प्रकार जो सोचने या विचार करने की जो प्रक्रिया है उसी को चिंतन कहते हैं। और चिंतन जो होता है वो एक कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। कोई भी आपके सामने समस्या आएगी तो चिंतन आरंभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हो। और जो चिंतन होता है वो समस्या के समाधान अर्थात उसके अंत तक चलती है। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो अपन कह सकते हैं कि चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और कह सकते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो आंतरिक मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि आपके सामने कोई भी समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए अपन चिंतन करते हैं। तो चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, और चिंतन से कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो चिंता और चिंतन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चिंता बिल्कुल ही अलग शब्द है और चिंतन अलग शब्द है। अब देखते हैं चिंतन को लेकर किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी है। परिभाषाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी सीधी परिभाषा देकर उसके जो किस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है उसका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर मनोवैज्ञानिकों का नाम देकर ऑप्शन में परिभाषाएं देकर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट परिभाषा है मनोवैज्ञानिक रॉस की। इन्होंने चिंतन के बारे में कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। तो रॉस ने भी यही कहा है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है और ये ज्ञानात्मक पहलू है। तो आपको परिभाषा याद करने के लिए परिभाषाओं के कीवर्ड को ध्यान में रखना होगा। जैसे आप ये दो वर्ड ध्यान में रख लोगे कि ज्ञानात्मक पहलू और मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया, तो आप पहुंच जाओगे कि ये रॉस ने परिभाषा दी है। आगे बात करते हैं अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो भी स्वस्थ मस्तिष्क होगा। ये चिंतन को लेकर इन्होंने परिभाषा दी है। ये आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी चिंतन का नाम नहीं है, तो छात्र कंफ्यूज हो सकता है कि ये चिंतन की परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन
अरस्तु ने चिंतन को लेकर यह परिभाषा दी है। आगे बात करते हैं वैलेंटाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और पहले पूछी भी जा चुकी है वैलेंटाइन की परिभाषा। वैलेंटाइन ने कहा है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित या प्रवाहित होते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, कीवर्ड है श्रृंखलाबद्ध विचार। आप किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो अचानक से उसके समाधान पर नहीं पहुंचते, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक श्रृंखला होती है, स्टेप बाय स्टेप उस स्टेप को फॉलो करके किसी भी समस्या का समाधान होता है। तो वैलेंटाइन ने यही कहा है, चिंतन शब्द जो है वो एक श्रृंखलाबद्ध विचार की क्रिया है। अर्थात कोई भी समस्या को लेकर अपन समाधान खोजते हैं तो उस खोज में एक श्रृंखलाबद्ध विचार की क्रिया होती है जो किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर गति करती है। अब इसमें एक और बात आती है कि कोई भी उद्देश्य होना चाहिए उसके पीछे और वो अविराम गति से प्रवाहित होती है। तो ये वैलेंटाइन ने परिभाषा दी है। इसके बाद एक और परिभाषा है रायबर्न की। ये भी देख लेते हैं कि रायबर्न ने क्या कहा है। रायबर्न ने कहा है, चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती है, उस अंतिम स्थिति तक पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। इसमें यह बात कही गई है, इच्छा को संतुष्ट करना अर्थात उस समस्या का समाधान होना। जब तक आपके सामने कोई समस्या रहेगी आप संतुष्ट नहीं होगे, जब वो समस्या समाधान हो जाएगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे आपके सामने कोई समस्या है, मान लो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, ये आपके सामने एक समस्या है। अच्छे नंबर लाने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए प्रयास करोगे, श्रृंखलाबद्ध विचार करोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा और आप ज्ञानात्मक पहलू से मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया दोहराओगे, तब जाकर उस समस्या का समाधान होगा, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे और आपकी जो इच्छा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ, ये आपकी इच्छा संतुष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि ये ऐसे के ऐसे एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं चिंतन के प्रकारों की। चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। प्रत्यक्षीकरण चिंतन के बारे में पढ़ने से पहले अपन को देखना होगा कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। जो वस्तु आपके सामने मौजूद होती है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती है, वो ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो जो वस्तु आपके सामने है उसके बारे में अगर कोई विचार करते हो, चिंतन करते हो, तो वो प्रत्यक्षीकरण चिंतन माना जाता है। और इसमें लिखा है कि चिंतन की सबसे सरल विधि है। इसके अलावा इसको ये कहा जा सकता है कि चिंतन निम्न स्तरीय जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षीकरण चिंतन होता है। एक होता है उच्च स्तरीय चिंतन, वो तार्किक चिंतन होता है, और उच्च स्तर से अपन निम्न स्तर पर आते हैं तो निम्न स्तर होता है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। ये चिंतन की सबसे सरल विधि है। इस चिंतन का संबंध पूर्व के अनुभवों पर आधारित होता है, जो वर्तमान वस्तुओं से संबंधित होता है। यह निम्न स्तर का चिंतन होता है। यह विशेष रूप से बालकों, जो छोटे बालक होते हैं, जो तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर सकते, वो कैसा चिंतन करते हैं, प्रत्यक्ष चिंतन करते हैं। छोटे बालकों के सामने जो वस्तु उनके सामने मौजूद रहेगी वो केवल उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं, उन्हीं के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो वो जो उनके सामने वस्तुएं मौजूद नहीं है उनके बारे में भी वो चिंतन कर सकता है, सोच विचार कर सकता है। तो वो भी अपना आगे देखेंगे वो किस प्रकार का चिंतन होता है। और इसमें जो बालक होता है वो प्रत्यक्षीकरण चिंतन कर सकता है। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है बालक किस प्रकार चिंतन करते हैं, तो सीधा सा आंसर है बालक प्रत्यक्षीकरण का चिंतन करते हैं। अर्थात बालक वही चीज चिंतन कर पाता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होती है। तो विशेष रूप से बालक और पशुओं में प्रत्यक्षीकरण चिंतन पाया जाता है। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रत्यक्षीकरण चिंतन होता है उसमें भाषा का कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे हाथी को देखकर गणेश जी का विचार स्वतः बालक के मन में उत्पन्न होता है, तो वही प्रत्यक्षीकरण चिंतन होता है। आप भी कभी जैसे मान लो कोई भी वस्तु देखोगे, जैसे आपने उदाहरण दिया हुआ है इसमें हाथी अगर आप देखोगे तो गणेश जी का विचार स्वतः मन में आता है। तो एक प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर एक विचार और आता है, तो उसी को प्रत्यक्षीकरण चिंतन कहा जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये एक चिंतन का निम्न स्तर है और ये एक सरल विधि है, और बालक जो होते हैं वो प्रत्यक्षीकरण चिंतन करते हैं।
आगे बात करते हैं कल्पनात्मक चिंतन। इस प्रकार का चिंतन पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, भविष्य से संबंधित होता है, बालक मन में कल्पना कर सकता है। तो जब बालक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, तब वो कल्पनात्मक चिंतन भी कर सकता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी सोच सकता है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जब वह मेले में जाता है, बालक ये विचार करता है, कल्पना करता है कि जब वह मेले में जाएगा तब खिलौने लेकर आएगा। इस प्रकार के चिंतन में भी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो दोनों चिंतन है, इनमें अभी तक भाषा का कोई प्रयोग नहीं होता, क्योंकि चिंतन एक मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क में चिंतन होता है। तो जो कल्पनात्मक चिंतन होता है वो प्रत्यक्षीकरण से एक अपर लेवल का चिंतन माना जाता है। प्रत्यक्षीकरण सबसे निम्न स्तर का चिंतन माना जाता है। इसमें बालक जो वस्तु उनके सामने मौजूद नहीं है उनके बारे में भी सोच विचार कर सकता है। उसके बाद आता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में वस्तुओं के संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता। प्रतीक चिन्हों शब्दों के आधार पर चिंतन को इस वर्ग में शामिल किया जाता है, जैसे गुणा, भाग, घटाओ आदि चिन्हों को देखकर बालक गणित के सवाल हल कर लेता है। तो ये चिंतन का एक बढ़ता हुआ स्वरूप अपन देख रहे हैं। इसमें जैसे गणित के गुणा, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब है, ये चिन्हों पर आधारित होता है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब चिन्ह बने हुए हैं। अब इन चिन्हों को देखकर अपन समझ जाते हैं कि जोड़ करना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो ये जो चिंतन होता है ये अमूर्त चिंतन होता है। जो वस्तु उसके बालक के सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोच विचार कर सकता है। तो ये अमूर्त चिंतन माना जाता है। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि प्रतीक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कोई अपन रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस को देखकर अपन समझ जाते हैं कि ये प्राथमिक चिकित्सा का केंद्र है। ये अपन रेड क्रॉस को देखकर अपने मन में विचार आता है। तो ये क्या है, एक केवल मात्र के एक चिन्ह है। तो चिन्हों को देखकर जो चिंतन होता है वो अमूर्त चिंतन माना जाता है। आगे बात करते हैं तार्किक चिंतन। ये चिंतन सबसे उच्च स्तरीय चिंतन माना जाता है। तो आपको ये जो क्रम है ये क्रम ध्यान में रखना है, और सबसे निम्न स्तर और उच्च स्तरीय चिंतन के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं तार्किक चिंतन के बारे में क्या कहा गया है। ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के बारे में संभावित साधनों के बीच तुलना, सोच विचार, तथ्यों व तर्क के माध्यम से करता है। अब इसमें जो भी समस्या है उसका अध्ययन, उसका समस्या का समाधान तुलनात्मक सोच विचार, तथ्यों और तर्क के माध्यम से किया जाता है। तर्क के माध्यम से किया जाता है, इसी वजह से इसको तार्किक चिंतन कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है वो आती है जॉन डीवी की। जॉन डीवी ने इस जो तार्किक चिंतन है इसको विचारात्मक चिंतन भी कहा है। किन्होंने कहा है? जॉन डीवी। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको लिख कर रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है। आंसर होगा तार्किक चिंतन। ये उच्च कक्षाओं में खोज, आविष्कार, इस प्रकार के चिंतन के विकास का प्रयत्न किया जाता है। तो उच्च कक्षा में बालक बड़े हो जाते हैं, तो जब बालक बड़ा हो जाता है तब वो तार्किक चिंतन कर पाता है। अब आप समझ सकते हो कि बालक किस प्रकार का चिंतन करता है। जब बालक छोटा होता है प्रत्यक्षीकरण चिंतन कर पाता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है तो काल्पनिक चिंतन करता है, फिर जैसे वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में आता है तब वो अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन भी करने लग जाता है। तो जो उच्च कक्षाओं में जो बालक आते हैं, किशोर अवस्था के बालक या जो युवा बालक होते हैं, वो तार्किक चिंतन करते हैं। दोस्तों, तार्किक चिंतन में एक और बात आई है कि तुलनात्मक सोच विचार तथ्यों के माध्यम से करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चिंतन के अलावा एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं मनन। अब कई बार पूछा जाता है कि चिंतन और मनन में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि चिंतन क्या होता है और मनन क्या होता है। चिंतन जो चित्त अर्थात चित्त शब्द से निकला है चिंतन, जो चित्त के बेस पर आधारित होता है वो चिंतन होता है। मनन अर्थात जब अपन किसी समस्या के समाधान के उपाय खोजते हैं तो उन उपायों के बीच यहाँ दिया हुआ है तुलनात्मक सोच विचार। तो जब अपन किन्हीं दो या दो से अधिक समाधानों पर पहुंचते हैं और उन समाधानों पर पहुंचने पर उन दोनों में आपस में तुलना करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसको मनन कहा जाता है। तो चिंतन और मनन में ये डिफरेंस है
कि जो समस्या समाधान में जो एक से अधिक समाधान खोजे गए हैं उनमें आपस में तुलना की जाती है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। इसको लेकर जो विचार बाद में किया जाता है उसको मनन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चिंतन और मनन इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं अपन चिंतन की विशेषताओं के बारे में। चिंतन की क्या क्या विशेषताएं, विशेषताओं से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के अनेक उपायों पर विचार करता है। तो ये सबसे पहली इसकी विशेषता है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि चिंतन जो है वो एक मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इस चिंतन के इस गुण के कारण ही मानव सभ्यता अपनी बर्बरता से लेकर सभ्य जीवन जीने की अवस्था तक पहुंची है। पहले मानव आदिवासी रूप में रहता था तो वो जानवरों के जैसे ही रहता था। जैसे जैसे उसमें चिंतन का गुण आता गया वो उस अवस्था से निकलकर सभ्य अवस्था में जीवन जीने लगा। तो ये मानव की एक विशिष्ट गुण होता है चिंतन करना, जिससे वो अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर लेता है। चिंतन पूर्ण और जटिल मानसिक क्रिया है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं मानसिक क्रिया है। इसका मतलब चिंतन एक अदृश्य क्रिया भी होती है। जब भी बालक चिंतन करता है या व्यक्ति चिंतन करता है तो वो दिखता नहीं है कि वो कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। वो अगर अपने हाव भाव से ये प्रदर्शित करना चाहिए कि मैं कुछ सोच रहा हूं तब वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो ये चाहे कि मेरे हाव भाव दिखने नहीं चाहिए और वो वैसे भी चिंतन कर सकता है, तो ये एक अदृश्य क्रिया भी है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो चिंतन होता है वो बाह्य क्रिया जो होती है, शारीरिक बाह्य क्रिया, वो चिंतन के दौरान बंद हो जाती है। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके सामने कोई समस्या है तो उसका अगर आप सोच विचार करते हो तो आप अक्सर देखते हो कि आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है। तो जो शरीर की बाह्य क्रिया है वो एक समय के लिए लगभग थोड़ी बंद हो जाती है जब आप चिंतन करते हो। तो ये भी अपन इसकी विशेषताओं में मान सकते हैं कि जब व्यक्ति गहन चिंतन करता है तब उसकी आंखें भी स्वतः थोड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो अन्य शारीरिक क्रिया करेगा तो दिमाग कहीं और भी डाइवर्ट होता है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ते हो तब एकाग्रचित होने के लिए तभी बोला जाता है कि आप अन्य कोई भी शारीरिक क्रिया ना करें, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में ऐसे कैसे पहुंच सके। आगे बात करते हैं चिंतन के सोपान या चिंतन की कौन कौन से स्टेप है जिनके माध्यम से बालक चिंतन करता है। सबसे पहला है समस्या का आकलन। कोई भी आपके सामने समस्या है उस समस्या का सबसे पहले आकलन किया जाता है कि समस्या कितनी बड़ी है, और उसके बाद उस समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे मान लो आपके सामने एक जनरल सी समस्या है कि आपको नौकरी प्राप्त करनी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। ये आपने अपनी समस्या का आकलन कर दिया कि हमने एक लक्ष्य बना लिया। आपके सामने समस्या है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेंगे, अगर आप टीचर नहीं बनेंगे तो करेंगे क्या। तो ये आपके सामने समस्या है, आपने इस समस्या का आकलन कर लिया। आगे क्या स्टेप है, संबंधित तथ्यों का संकलन। उस समस्या को लेकर कौन कौन से तथ्य हैं, उस समस्या को कैसे कैसे सुलझाया जा सकता है, उन तथ्यों को अपन इकट्ठा करते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने समस्या है कि आपको टीचर बनना है, तो ये आपने समस्या का आकलन कर लिया। अब इसको कैसे आप इस समस्या का समाधान कर पाओगे, तो उसके लिए आपने सोच विचार किया कि मैं ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद बीएड करनी है, या 12th के बाद बीएसटीसी करनी है, या फिर नेट स्लेट करके पीएचडी करके कॉलेज लेक्चरर बनना है। तो ये आप टीचर बनने के कई साधन हैं। उन सभी तथ्यों को आपने संकलित कर लिया। तो समस्या के बाद आता है समस्या का तथ्यों का संकलन करना। उसके बाद आता है निष्कर्ष पर पहुंचना। इन सभी तथ्यों का संकलन करने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे मान लो पीएचडी करना तो एक लंबी प्रक्रिया हो गई, उससे पहले अपने को समस्या बड़ी है, अपने को पहले ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपने सोचा कि अभी तो मैंने 12th पास की है तो मैं बीएसटीसी करके टीचर बन सकता हूं। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हो कि मेरे को अब बीएसटीसी करनी है या बीएड करनी है, उसके बाद एग्जाम रीट की देनी है और शिक्षक बनना है। ये आप निष्कर्ष पर पहुंच चुके हो अपने समस्या के समाधान के लिए। निष्कर्ष पर पहुंच गए, आपने एग्जाम भी दे ली, और उसके बाद होता है निष्कर्ष का परीक्षण। एग्जाम दी, एग्जाम का रिजल्ट आया, उसका परीक्षण आप करोगे कि आप पास हुए नहीं हुए। पास हुए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। और अगर पास नहीं हुए तो आप फिर निष्कर्ष का परीक्षण करोगे कि कहाँ आपने गलती कर दी, कहाँ
कोई स्टेप आपने छोड़ दी, किस जगह आपकी कोई कमी रह गई, और अगर आप परीक्षा में पास कर लेते हो तब भी आप निष्कर्ष का परीक्षण कर सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ सही स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से कि आपने इस समस्या का समाधान कर दिया। तो चिंतन के सोपान आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो सबसे पहले तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान आदि जो विधियां होती है वो चिंतन का प्रयोग करने का अवसर देती है। शिक्षक को इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी तर्क और वाद विवाद ये जो होता है, अगर ऐसी क्रियाएं विद्यालयों में होती है तो उससे बालक का चिंतन करने का जो शक्ति होती है वो विकसित होती है, ज्यादा वो चिंतन सोच विचार कर सकता है। आगे देखते हैं भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। शिक्षक को बालक के भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, शिक्षक को विचारात्मक प्रश्न पूछकर उसकी चिंतन की योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। विचारात्मक प्रश्न अर्थात बालक को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिससे वो सोच विचार करके आंसर दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अपसारी चिंतन, एक तो होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन, इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले अपसारी चिंतन लेते हैं। अपसारी चिंतन, इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक सृजनात्मक चिंतन भी है। जैसे बालक को शिक्षक विचारात्मक प्रश्न पूछता है। विचारात्मक प्रश्न जैसे मान लो बालक को पूछा जाता है कि जयपुर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसके हर बालक के अलग अलग आंसर निकल के सामने आएंगे, तो वो एक सृजनात्मक चिंतन होगा। यूनिक आंसर निकल के आएंगे, कोई भी बालक एक जैसा आंसर नहीं दे पाएगा। तो अपसारी चिंतन, जैसे लेंस होता है, लेंस में किरण यहाँ से आती है और वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, तो वो होता है अपसारी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आया और उसके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आंसर निकल के आए। जयपुर की क्या क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग आंसर सबके आते हैं, तो उसी को अपसारी चिंतन बोला जाता है। इसके बाद है अभिसारी चिंतन। जैसे यहाँ पर लेंस है और उस लेंस में से अगर यहाँ पे प्रकाश आ रहा है और वो इकट्ठा होकर एक जगह केंद्रित हो जाता है, उसको बोलते हैं अभिसारी। तो जैसे मान लो विद्यालय में शिक्षक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो सभी बालकों का एक ही आंसर आएगा, जयपुर। तो वो क्या है, एक क्वेश्चन है और सभी व्यक्तियों का एक आंसर आ गया, जयपुर। तो ये कोई भी क्वेश्चन का अगर एक ही आंसर निकल के आता है तो वो होता है अभिसारी चिंतन, और अलग अलग आंसर निकल के आते हैं तो वो होता है अपसारी चिंतन। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बालक की रटने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो रटना होता है वो चिंतन का घोर शत्रु माना जाता है। बालक को समस्या को समझाने और उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये शिक्षा में चिंतन का महत्व है। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि चिंतन के जो 4 सोपान बताए हैं, 4 स्टेप बताए हैं कि समस्या का आकलन किया जाता है, संबंधित तथ्यों को संकलित किया जाता है, उसके बाद है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और निष्कर्ष का परीक्षण किया जाता है। ये 4 स्टेप किस मनोवैज्ञानिक ने बताए, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा, एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है ह्यूजोज। इन्होंने ये बताया था, चिंतन के 4 स्टेप बताए थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के 4 स्टेप बताए हैं। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, प्रत्यक्षीकरण चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन, लेकिन आंसर क्या होगा, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिंतन की अभिव्यक्ति और इसकी आधारशिला किसको माना गया है। तो अपन ने अभी पीछे डिस्कस किया कि भाषा को चिंतन की आधारशिला और अभिव्यक्त करने की आधारशिला माना है, तो भाषा इसका आंसर होगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है, क्रियात्मक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि चिंतन जो है वो एक मानसिक क्रिया है। तो ऐसे आपके रीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आधार स्टडी के नाम से, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।